Hello and welcome to Exam Quest. Today we are going to discuss all the important PYQs for geography from the year 2013 till 2023. So let's start. सबसे पहले हम लोग जो है 2013 के इम्पोर्टेंट जो जितने भी PYQs ज्योग्राफी के आए थे हम डिस्कस करेंगे. अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें. आपके जो भी डाउट्स हैं या फिर अगर आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, जिसमें कि हमको जो है एक तरफ ट्राइब दे रखी है और एक तरफ स्टेट दे रखा है. ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से पेयर्स जो हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं. तो लिम्बू ट्राइब है वो सिक्किम में लोकेटेड है, कार्बी ट्राइब हिमाचल प्रदेश में है, डोंगरिया ट्राइब उड़ीसा में है और बोंडा ट्राइब तमिलनाडु में है. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है जो लिम्बू ट्राइब है, लिम्बू ट्राइब और एक साथ ही एक और ट्राइब होती है याकथुंग ट्राइब. ये दोनों ट्राइब्स जो हैं सिक्किम, नेपाल, भूटान और तिब्बत वाले रीजन में पाई जाती है, यानी नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वहीं पर पाई जाती है. कार्बी ट्राइब जो है प्लीज़ रिमेंबर वो हिमाचल प्रदेश में नहीं, वो आसाम में पाई जाती है और साथ ही जो दूसरे नॉर्थ ईस्ट रीजन्स हैं वहाँ पर पाई जाती है. डोंगरिया कोन ट्राइब बिल्कुल उड़ीसा में ही पाई जाती है, इट इज़ वेरी राइट. ठीक है, बोंडा ट्राइब जो है वो भी उड़ीसा में ही पाई जाती है, प्लीज़ रिमेंबर दैट. तो इसमें जो है करेक्ट जो ऑप्शंस हैं दैट इज़ 1 and 3, उसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन ए करेक्ट होता है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. सो दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो इन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लॉयन टेल्ड मकाक फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. ठीक है, तो लॉयन टेल मकाक कहाँ कहाँ पर अपने नेचुरल हैबिटेट में पाया जाता है. ऑप्शंस आर तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि लॉयन टेल मकाक क्या है. ठीक है, ये एक स्पीसीज़ है एनिमल की जो कि केवल इंडिया में ही नेटिव है, यानी इंडिया में ही लोकली पाई जाती है, एंडेमिक है. ठीक है, वेस्टर्न घाट्स की जो हिल्स हैं वहाँ पर और साउथ वेस्टर्न इंडिया की हिल्स जो हैं वहाँ पर पाई जाती है. ठीक है, ये कौन कौन से स्टेट में पाई जाती है. तो रिमेंबर इट इज़ फाउंड इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. इन 3 स्टेट्स में ये एंडेमिक या नेटिव फॉर्म में पाई जाती है. ठीक है, हमारे जो मॉनसून फॉरेस्ट है वहाँ पर ये मेजरली लोकलाइज हैं. ठीक है, इनके प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन से हैं जो लॉयन टेल मकाक, तो ये ध्यान रखिएगा कुद्रेमुख नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क. ये 3 रीजन्स जो हैं मेजरली यहाँ पर ये जो लॉयन टेल मकाक है ये इसके प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं. राइट. ठीक है, अगर इसकी कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो कंजर्वेशन स्टेटस में ये एंडेंजर्ड IUCN के अकॉर्डिंग इट कम्स इन द एंडेंजर्ड कैटेगरी, रिमेंबर दैट. ठीक है, साइट्स में ये अपेंडिक्स 1 में आती है. ठीक है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारी 1972 की उसमें स्केड्यूल 1 में आती है. ठीक है, तो दैट इज़ द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ लॉयन टेल मकाक. सो दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो. तो यहाँ पर कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, यानी दिस ऑप्शन नंबर 1, 2 and 3. तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जो पेयर्स दे रखे हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से पेयर्स जो हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं. ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से गंगा बह रही है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उससे मानस रिवर बहती है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क से कावेरी रिवर बहती है. अब इनमें से ये बताना है कि कौन कौन से करेक्टली मैच्ड है. तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से गंगा की ही एक ट्रिब्यूटरी है राम गंगा. गंगा खुद नहीं फ्लो करती, गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है राम गंगा, वो फ्लो करती है. साथ ही जो है राम गंगा की ट्रिब्यूटरीज जो हैं सोन नदी, पलायन, मंडल, ये जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा बनाती है. ठीक है, इस नेशनल पार्क से रिवर कोसी जो है सौरव विहार जिसे बोला जाता था वो रिवर भी फ्लो करती है. ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उससे जो है मेजरली इस रिवर नेशनल पार्क से मेजरली 4 रिवर्स जो है वो फ्लो करती है. दे आर ब्रह्मपुत्रा. ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, दिफ्लू, मोरा दिफ्लू एंड मोरा धनसिरी. ठीक है, ये 4 रिवर्स जो है फ्लो करती है. मानस रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू द काजीरंगा नेशनल पार्क. साइलेंट वैली नेशनल पार्क की अगर बात करें तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क से रिवर कावेरी नहीं, रिवर कुंथी फ्लो करती है. ठीक है, तो कुंथी रिवर जो है, कुंथीपुजा रिवर जो है दैट इज़ द रिवर दैट फ्लोज थ्रू साइलेंट वैली नेशनल पार्क. राइट. तो ये तीनों ही जो ऑप्शंस हैं ये करेक्टली मैच नहीं है, तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. सो हियर जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है गारो हिल्स की लोकेशन में आता है. लोकतक जो लेक है वो बराइल रेंज के एरिया में आता है और नामदफा नेशनल पार्क दाफला हिल्स की रेंज में आता है. तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि कौन कौन से पेयर्स जो हैं वो करेक्टली मैच्ड है. ठीक है, तो नोकरेक नेशनल पार्क बिल्कुल ठीक है. गारो हिल्स जो है मेघालय की उसी रीजन में आता है. ठीक है, गारो हिल्स की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो है नोकरेक हिल.
ठीक है, इसीलिए इसका नाम जो है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी पड़ा है। ठीक है, इसको जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है 2009 में डिक्लेयर किया गया था बाय यूनेस्को, राइट। लोकटक लेक की बात करें तो मणिपुर में लोकटक लेक जो है एक फ्रेश वाटर लेक है। लोकटक लेक फेमस है फुमडीज, जो फ्लोटिंग आइलैंड्स है उनके लिए। ठीक है, फुमडीज आर वेरी वेरी फ्लोटिंग आइलैंड्स। ठीक है, इस जो लेक है, इस लेक में केबुल लमजाओ नेशनल पार्क भी है। ठीक है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क भी है, जो कि दुनिया का अकेला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है, ये 3 जोन्स में डिवाइडेड है ये लेक जो है, नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन और साउथ जोन। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट, याद रखिएगा आप लोग, बराइल रेंज में नहीं जाती है। नामदफा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो नामदफा नेशनल पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है, और ये दाफला हिल्स की बजाय दाफाबम जो रेंज है, दाफाबम रेंज, ठीक है, और पटकाई रेंज जो है, इनके बीच में ये लोकेटेड है। ठीक है, तो इन 2 रेंजेस के बीच में लोकेटेड है। इससे कौन सी रिवर बहती है तो आपको ध्यान रखना है, दिहिंग रिवर जो है, इट फ्लोज थ्रू दिस नेशनल पार्क, राइट। और इंडिया, वो दुनिया के सबसे नदर्न मोस्ट लोलैंड एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं, ठीक है, वो नामदफा नेशनल पार्क के नेचर को डिक्लेयर, वो जो है डिपिक्ट करते हैं। सो हियर द सेकंड वन इज इनकरेक्ट एंड द थर्ड वन इज इनकरेक्ट। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज A1 ओनली, क्योंकि नोकरेक नेशनल पार्क जो है गारो हिल्स के रीजन में ही आता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टार टॉर्टोइज, मॉनिटर लिजर्ड, पिग्मी हॉग एंड स्पाइडर मंकी। तो इंडिया में ये कौन कौन से जो हैं एनिमल्स पाए जाते हैं, उस पर जो है क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है, स्टार टॉर्टोइज जो है, मॉनिटर लिजर्ड या पिग्मी हॉग जो है, ये 3 जो स्पीसीज हैं, दे आर फाउंड नेचुरली इन इंडिया, बट स्पाइडर मंकी इज नॉट फाउंड नेचुरली इन इंडिया। स्टार टॉर्टोइज की बात करें तो ये इंडिया की ही जो है, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाई जाती है, एंड इट इज़ अ थ्रेटन्ड स्पीसीज। ठीक है, ड्राई एरियाज जो हैं इंडिया के, स्क्रब फॉरेस्ट जो हैं, वहाँ पर ये पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे पाई जाती है तो स्टार टॉर्टोइज जो है, इट इज़ फाउंड इन ओडिशा, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, पंजाब एंड कर्नाटका। ठीक है, अगर बात करें इसकी तो इसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है ये शेड्यूल 4 में आती है, थ्रेटन्ड स्पीसीज है। ठीक है, शेड्यूल 4 में आती है, राइट। साइट्स में जो है, साइट्स जो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, साइट्स में ये अपेंडिक्स 1 की स्पीसीज है, राइट। और IUCN स्टेटस जो है इसका बहुत ज़्यादा जो है थ्रेटन नहीं है, इट इज़ वल्नरेबल। ठीक है, तो कुछ हद तक थ्रेटन्ड है, बहुत ज़्यादा थ्रेटन नहीं है। मॉनिटर लिजर्ड की बात करें तो मॉनिटर लिजर्ड जो है ये मेजरली अफ्रीका, एशिया और ओशिनिया रीजन जो है, यहाँ पर नेचुरली पाई जाती है। ठीक है, एशिया में ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, साइट्स में ये अपेंडिक्स 1 में ही आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शेड्यूल 1 में आता है, तो इट इज समवॉट हैज़ अ हायर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, पिग्मी हॉक की बात करें तो पिग्मी हॉक जो है एक मैमल है, ठीक है, जो कि IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर आता है। ठीक है, तो यू रिमेंबर दैट वेट ग्रासलैंड रीजन्स में ये पाया जाता है। ठीक है, मानस नेशनल पार्क ऑफ असम जो है, वहाँ पर ये प्रोटेक्टेड स्पीसीज है। ठीक है, स्पाइडर मंकी की बात करें, स्पाइडर मंकी जो है ये इंडिया का नहीं या फिर एशिया कॉन्टिनेंट में नहीं पाया जाता है, इट इज़ मेजरली फाउंड इन साउथ अमेरिका रीजन एंड सेंट्रल अमेरिका रीजन। ठीक है, इन 2 रीजन्स में ये नेचुरली पाया जाता है। ठीक है, इसके अलग अलग जो हैं स्पीसीज़ हैं, 7 स्पीसीज़ हैं, जिनमें से 1 वल्नरेबल है, 5 एंडेंजर्ड है और 1 क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एज पर IUCN रेड लिस्ट। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो। यहाँ पे क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा जो है ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं करेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं लैटरिटिक सॉइल्स ऑफ इंडिया की। तो लैटरिटिक सॉइल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं कि ये रेड कलर की होती है, नाइट्रोजन और पोटैश में रिच होती है, राजस्थान यूपी में वेल डेवलप्ड होती है, इसके अंदर टैपियोका और कैश्यू नट्स जो हैं वो उगाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से ये बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। देखिए, लैटरिटिक सॉइल्स, लैटराइट वर्ड जो है दैट इज इट मीन्स ब्रिक लाइक। ब्रिक कैसे कलर की होती है, रेड कलर की होती है, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये बनता कैसे है, वो रीजन्स जहाँ पर टेम्परेचर हाई है और रेनफॉल भी बहुत हैवी होती है, ठीक है, वहाँ पर बेसिकली जो है ये पाई जाती है। रेड कलर की क्यों होती है, क्योंकि लाइम और सिलिका जो होता है सॉइल में, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल इट लीचेस डाउन टू द लोअर लेयर्स, और ऊपर जो है आयरन और एल्यूमिनियम कंपाउंड्स की लेयर रह जाती है, जिसकी वजह से इसका रेड कलर आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, रेड कलर आपको जो है क्यों आता है। अब इसकी अगर उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम, ये बॉक्साइट और आयरन ऑक्साइड में बहुत रिच होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आयरन ऑक्साइड के अमाउंट में रिच होती है, नाइट्रोजन और पोटैश में कंपैरेटिवली रिच नहीं होती। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में
आयरन फोस्फेट जो है वो अमाउंट में, कुछ अमाउंट में, अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, बट दे आर नॉट रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटैश। ठीक है, ये कहाँ पर पाई जाती हैं? तो बेसिकली ये जो है राजस्थान यूपी वाले रीजन में ना पाई जाकर ये जो है ईस्टर्न घाट्स वाले रीजन में, राजमहल हिल्स जो हैं उस रीजन में, विंध्या सतपुड़ा रेंजेस की जो रीजन है वहाँ पर, और मालवा प्लेट्यू की रीजन में। ठीक है, इन रीजन्स में ये पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। और बिल्कुल यहाँ पर जो है लैटरिटिक सॉइल्स में बेसिकली जो है ना कॉफ़ी, जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं लाइक कॉफ़ी, टी, रबर, सिंकोना, टैपियोका, कैशूनट, अरीका नट, कोकोनट, ये सारे जो है पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो 1 और 4 करेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया है, 2 और 3 इनकरेक्ट है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काउंटूर बंडिंग is a method of soil conservation used in desert margins liable to strong wind action, low flat plains close to stream courses liable to flooding, scrublands liable to the spread of weed growth, and none of the above. देखिए काउंटर बर्डिंग जो है वो बेसिकली हिली लैंड जो होती है, हिली एरियाज जो होते हैं, हिल्स में स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप होती है, तो वहाँ पर जो है बेसिकली कॉन्टूर बंडिंग का जो है प्रोसेस किया जाता है। बेसिकली क्या होता है, जो टेरेसेस होती है उसके जो मार्जिन्स होते हैं, एजेस होते हैं, वहाँ पर जो है इस तरीके से टेम्परेरी जो हैं बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, जिससे कि जो है सॉइल्स जो है स्टोन्स लगा दिए जाते हैं, जिससे कि सॉइल जो है पानी के साथ में बहकर नीचे इरोड ना हो जाए। तो क्योंकि यहाँ पर हिली एरियाज़ का कहीं भी मेंशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, ठीक है, एंड वीट। इनमें से खरीफ क्रॉप्स क्या हैं? तो देखिए क्रॉप्स 3 तरीके के होते हैं, एक तो होता है खरीफ, एक होता है रबी, और एक होता है जैद। खरीफ क्रॉप्स जो कि समर सीजन में, मानसून के सीज़न में उगाए जाते हैं। रबी क्रॉप्स जो है वो विंटर सीजन में, जो नवंबर से जो दिसंबर मार्च का बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसमें उगाए जाते हैं। और खरीफ और रबी के बीच में एक छोटा सा सीज़न आता है जिसमें कि क्यूकम्बर, ककड़ी, ठीक है, वाटरमेलन, मस्क मेलन जैसे जो हैं क्रॉप्स उगाए जाते हैं। सो दैट इज़ जायद क्रॉप्स। ठीक है, तो एज यू ऑल नो कॉटन गर्मी में उगाई जाती है, ग्राउंडनट गर्मी में उगाया जाता है, राइस जो है मानसून सीजन में उगाया जाता है। तो ऑप्शन पहले 3 तो बिल्कुल सही है। वीट जो है इट इज़ अ रबी क्रॉप बिकॉज इट इज़ ग्रोन इन विंटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। चौथा जो है इसका पार्ट नहीं है, सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज सी। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म द थंडर इन द स्काईज इज प्रोड्यूस्ड बाय द मीटिंग ऑफ cumulonimbus clouds in the sky, lightning that separates the nimbus clouds, and violent upward movement of air and water particles. ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि लाइटनिंग क्या होती है। लाइटनिंग इज सिंपली अ डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, थंडर स्टॉर्म्स बेसिकली क्या होते हैं, जो लाइटनिंग होती है, जो गड़गड़ाहट होती है, ठीक है, बेसिकली जब लाइटनिंग होती है तो उस टाइम पे जो है गड़गड़ाहट के साथ बहुत तेज़ आवाज़ होती है, उसे थंडर बोलते हैं। थंडर स्टॉर्म कैसे होते हैं कि बेसिकली जो गर्म और मॉइस्ट हवा है वो जो है बिकॉज ऑफ द टर्बुलेंस इट मूव्स अपवर्ड, क्योंकि गर्म और मॉइस्ट हवा हल्की होती है तो वो ऊपर जाती है। ठीक है, जब वो ऊपर उठती है तो ऊपर उठने की वजह से वो ठंडी होती है, ठंडी होने की वजह से वो अपना मॉइस्चर लूज़ करती है, जिसे कंडेंसेशन कहा जाता है, और बाद में वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बना लेती है, यानी कि उनमें वाटर कंटेंट तो है बट इट फॉर्म्स लाइक अ कॉटन बड। ठीक है, 20 किलोमीटर की हाइट तक ये जो है क्लाउड्स जो हैं वो राइज कर सकते हैं। ठीक है, एक जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हैं, ठीक है, इनकी वजह से लाइटनिंग होती है। तो इट इज़ नॉट फॉर्म बिकॉज ऑफ द मीटिंग ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, लाइटनिंग दैट सेपरेट्स द निम्बस क्लाउड्स, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो हैं वो थंडर स्टॉर्म्स का जो है एक आउटकम है। ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। राइट, और ये जो है वार्म सनी डे को, बेसिकली वार्म सनी डेज जो होते हैं जब तेज़ धूप होती है, जिसकी वजह से मॉइस्चर जो है, वाटर वेपर जो है वो इवेपोरेट, जो पानी जो है इवेपोरेट होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है, एंड इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द वायलेंट मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल्स। तो ये तीनों ही गलत है। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, क्योंकि तीनों ही गलत है। राइट, नेक्स्ट इज नेचुरल क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेचुरल गैस अकर्स इन गोंडवाना बेट्स, माइका अकर्स इन अबंडेंस इन कोदारमा, एंड धारवाड्स आर फेमस फॉर पेट्रोलियम। देखिए गोंडवाना कोल, हम एक पढ़ते हैं गोंडवाना कोल, तो बिल्कुल गोंडवाना कोल जो है इसका मतलब गोंडवाना बेट्स में जो है कोल का डिपॉजिट से, ना कि नेचुरल गैस के। ठीक है, जो इंडिया के टोटल रिजर्व्स हैं, ठीक है, उसका 99% जो है वो गोंडवाना कोल को बिलोंग करता है। ठीक है, ऑयल फील्ड्स में नेचुरल गैस जो है वो ऑयल के साथ में मिलती है। राइट, तो ये पहला ऑप्शन जो है वो तो इनकरेक्ट हो गया कि कोल मिलता है।
दूसरा जो है वो बिल्कुल ठीक है, माइका जो है वो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में और लोकाई इंदरवट एरिया जो है, इन एरियाज़ में झारखंड बिहार इंडिया की जो बेल्ट है, जो झारखंड बिहार वाली जो बेल्ट है, वहाँ पर माइका मिलता है। तो सेकंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, धारवाड़ रीजन जो है, रिमेंबर दैट धारवाड़ रीजन जो है पेट्रोलियम के लिए नहीं, इट इज़ फेमस फॉर आयरन और मैंगनीज, लेड, जिंक, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, ये इसके लिए फेमस है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, पहला और तीसरा जो इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर क्योंकि दूसरा सही है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोल? इंडियन कोल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हाई ऐश कंटेंट, लो सल्फर कंटेंट एंड लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर। ठीक है, देखिए इंडियन कोल की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब कोल जलता है तो उसके बाद में ऐश बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, 35 to 45% ऐश प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बाकी कोल के कंपैरिजन में, क्योंकि दुनिया में जितना भी कोल है उसका जो ऐश कंटेंट है जलने के बाद में 15% ऐश प्रोड्यूस करती है, बट इंडिया के कोल में 35 to 45% ऐश कंटेंट होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ ही जो है सल्फर कंटेंट बहुत लो होता है। ठीक है, सल्फर कंटेंट बहुत लो होता है, तो ये भी ठीक है। लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर, नो, इंडियन कोल का जो है ऐश फ्यूजन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 1500 डिग्री सेल्सियस का ऐश फ्यूजन टेम्परेचर है। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट, इट हैज़ अ हाई ऐश फ्यूजन टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट हो गए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप एंड ग्लेशियर्स. Out of the remaining fresh water, the largest proportion is found in the atmosphere as moisture and clouds, is found in the freshwater lakes and rivers, exist as groundwater and exist as soil moisture. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर है वो आइस कैप और ग्लेशियर्स में पाया जाता है, उसके बाद में जो बचा हुआ जो ग्राउंड वाटर, बचा हुआ जो फ्रेश वाटर, इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर। ठीक है, हमारे अर्थ पे जो मेजॉरिटी ऑफ वाटर है, चाहे वो सेलाइन हो या फ्रेश वाटर, मेजॉरिटी जो है आपको ओशंस में और सीज में मिलेगा। जो बचा हुआ जो थोड़ा सा हिस्सा है, ठीक है, 97% वाटर जो है दैट इज़ फाउंड इन सी, ओशंस एंड सीज। जो बचा हुआ 3% है, इट इज़ फ्रेश वाटर। ठीक है, ये फ्रेश वाटर मेजरली कहाँ पाया जाता है? रिमेंबर दैट आइस कैप्स, जो क्रायोस्फेयर है हमारा जमा हुआ हिस्सा जो है अर्थ का, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और जो हाई स्लोप्स जो हैं हिमालयाज़ की, वहाँ पर। ठीक है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में एंड ग्राउंड वाटर के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद में जो बचा हुआ पानी है दैट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर लेक्स, इट इज़ फाउंड इन एटमॉस्फेयर एंड द रेस्ट इज़ फाउंड इन रिवर्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सो हियर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट व्हाइल मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो टू द ईस्ट, व्हाई? रीज़न क्या है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली, इट फ्लोज बिटवीन द विंध्या एंड सतपुड़ास, ठीक है, एंड द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। ठीक है, ये कहा गया है। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट है? देखिए, जो रिवर नर्मदा है जब वो पहाड़ से नीचे उतरती है तो बेसिकली विंध्या और सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस में जो है एक लीनियर वैली बना लेती है, रिफ्ट वैली में ट्रैप हो जाती है, और ये फिर गुजरात की तरफ जाती है और गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वेस्ट, देखो दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन दिस इज़ नॉट द रीज़न, विंध्या और सतपुड़ा के बीच में फ्लो करना इज़ नॉट द रीज़न कि वो वेस्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, and the third is it slopes to the west from central Asia, no, it is also not the reason, because इस region में जो slope है that is towards the east, but because of it being trapped in a linear valley between विंध्या and सतपुड़ा, ये जो है वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। तो ऑप्शन पहला जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, दूसरा फैक्चुअली करेक्ट है बट इट इज़ नॉट द रीजन फॉर नर्मदा फ्लोइंग टुवर्ड्स वेस्ट, और तीसरा तो बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि सेंट्रल एशिया में जो है स्लोप जो है वो ईस्ट की तरफ रहती है। तो ऑप्शन 2 जो स्टेटमेंट 2 और 3 तो इनकरेक्ट हो जाते हैं, तो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। राइट, so here option A is correct. Moving on to the next question, the annual range of temperature in the interior of continents is high as compared to coastal areas. Reasons क्या हैं? ठीक है, thermal difference between land and water, variation in altitude between continents and oceans, presence of strong winds in the interior and heavy rains in the interior as compared to coast. ठीक है, आपको पता है कि बेसिकली लैंड और वाटर में थर्मल डिफरेंस होता है, राइट? तो ये जो है अर्थ के टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑल्टीट्यूड में जो है कॉन्टिनेंट्स के और ओशंस के जो ऑल्टीट्यूड है उसमें डिफरेंस जो है दैट इज़ नॉट द रीज़न। ठीक है, वेरिएशन इन द ऑल्टीट्यूड इज़ नॉट द रीज़न बिहाइंड द टेम्परेचर बीइंग हाई इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स। राइट, तो दिस इज इनकरेक्ट।
स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर नहीं, जो सी कोस्ट वाला रीजन्स होता है, जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, न कि इंटीरियर में। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड हैवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कम्पेयर टू द कोस्ट, नहीं, रेनफॉल जो है वो कोस्टल रीजन्स में ज़्यादा होती है, ठीक है, न कि इंटीरियर में, क्योंकि कोस्टल रीजन्स में मॉइस्चर अवेलेबिलिटी अच्छी होती है। कोस्टल रीजन में जो पानी होता है ओशंस या सीज का, दैट प्रोवाइड गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, गुड अमाउंट ऑफ फ्यूल फॉर रेनफॉल। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि 2, 3 और 4 गलत है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, द अर्थ्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन elliptical manner, latitudinal position of the place and revolution of earth on a tilted axis, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है कि सर्दियों में जो है रातें लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं, वही चीज़ गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती है। वो बेसिकली अर्थ के एक्सियल टिल्ट की वजह से होती है। जो अर्थ है, ठीक है, वो 23.5 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री से जो है 23.5 डिग्री से टिल्टेड है, ठीक है। उसका रोटेशनल एक्सेस जो है वो इतना टिल्टेड है, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन फॉर द डिफरेंस इन द डे टाइम एंड नाइट टाइम लेंथ ड्यूरिंग विंटर एंड समर सीजन्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ इन समर्स एंड विंटर्स, ठीक है, एंड द अर्थ बीइंग टिल्टेड, द रोटेशनल एक्सेस ऑफ अर्थ बीइंग टिल्टेड, उसकी वजह से डे टाइम और नाइट टाइम में जो है फ़र्क आता है। सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे जोग्राफिकल फीचर दिया हुआ, उसका रीजन जो है वो दिया हुआ है। अब इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। एबिसिनियन प्लेट्यू अरेबिया, एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, गिनिया हाईलैंड्स साउथ वेस्ट अफ्रीका, ओकावांगो बेसिन पैटागोनिया, ठीक है। तो एबिसिनियन प्लेट्यू जो है वो अरेबिया में नहीं है, इट इज़ प्रेजेंट इन इथियोपिया, ठीक है। इसे अल्टीपियानो एथियोपिको भी बोला जाता है, इथियोपियन मैसिव भी बोला जाता है, इथियोपियन प्लेट्यू भी बोला जाता है, ठीक है। इथियोपिया को ही पहले जो है एबिसिनिया बोला जाता था, इसलिए इसको एबिसिनियन प्लेट्यू बोला जाता है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। एटलस माउंटेन का ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बिकॉज एटलस माउंटेन जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो है मागरेब नाम की एक रेंज है, मागरेब रेंज, उसके अंदर एटलस माउंटेन्स जो है वो प्रेजेंट हैं। माउंट टुपकल इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ एटलस माउंटेन, ठीक है। हाइट कितनी है इसकी? 4167 किलो जो मीटर्स है अबव द मीन सी लेवल, ठीक है। गिनिया हाईलैंड्स की अगर हम बात करें तो ये जो है अफ्रीका में नहीं है, इट इज़ लोकेटेड टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ अमेजोन, साउथ अमेरिका जो है उस वाले रीजन में, अमेजोन के नॉर्थ में लोकेटेड है, ठीक है। ये वेनेजुएला, ब्राज़ील, कोलंबिया जो है उसके पार्ट्स को कवर करती है। सो साउथ वेस्ट अफ्रीका इज़ नॉट द ऑप्शन, इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। एटलस माउंटेन इज़ करेक्ट। एंड ओकावांगो बेसिन जो है, ओकावांगो बेसिन जो है वो पैटागोनिया में नहीं है, इट इज़ इन अफ्रीका। और अफ्रीका में भी कौन कौन सी कंट्रीज़ को कवर करता है ये याद रखिएगा, अंगोला, नामीबिया, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना, ठीक है। इन 4 कंट्रीज़ को कवर करता है, ठीक है। इसको ओकावांगो बेसिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ओकावांगो रिवर का एक पार्ट है, ठीक है। ओकावांगो रिवर का एक पार्ट होने की वजह से जो है इसको ओकावांगो बेसिन कहा जाता है, राइट। तो ईयर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, बिकॉज एटलस माउंटेन जो है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है, बाकी सारी जो लोकेशंस है वो करेक्टली मैच नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन रीजन्स वेयर ऑप्शंस आर वार्म एंड कोल्ड करंट एटमॉस्फेरिक करंट्स मीट, ठीक है। रिवर्स ड्रेन आउट लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इन द सी, वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट्स मीट एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अंडुलेटिंग, ठीक है। तो कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पे वार्म और कोल्ड ओशनिक करंट्स मीट करते हैं, ठीक है। जो वार्म और कोल्ड ओशनिक करंट जहाँ मीट करते हैं वहाँ पर फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। क्यों? बिकॉज जहाँ पर पानी गर्म और ठंडा पानी मिलता है वहाँ पर एक मॉडरेट टेम्परेचर का पानी होता है, एंड दिस टेम्परेचर इज ऑप्टिमम फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लैंकटॉन्स। प्लैंकटॉन्स आर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स। अगर वो प्लांट्स है तो उन्हें फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोल दिया जाता है, अगर वो एनिमल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स है, तो उनको जूप्लैंक्टॉन्स बोल दिया जाता है। तो क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर है इन प्लैंक्टॉन्स की ग्रोथ का, इसीलिए ये जो हैं यहाँ पर फिश अवेलेबिलिटी अच्छी होती है, और इसी वजह से यहाँ पर मेजर फिशिंग ग्राउंड जो है बनते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो इन दिस क्वेश्चन। हियर द करेक्ट ऑप्शन इज सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट? Presence of tall, closely set trees with crowns forming a continuous canopy, coexistence of a large number of species, presence of numerous varieties of epiphytes. अब इनमें से हमको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है।
देखिए तीनों ही करेक्ट हैं। अगर आप एवरग्रीन फॉरेस्ट की पिक्चर अपने माइंड में लेके चले तो एवरग्रीन फॉरेस्ट बहुत घने होते हैं, तो बिल्कुल जो लंबे लंबे जो हैं बहुत बड़े बड़े क्लोज ट्रीज जो हैं वो लोकेटेड होते हैं। स्पीसीज़ बहुत सारी रहती हैं, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है एनिमल और प्लांट्स की, ठीक है। और एपीफाइट्स होते हैं बेसिकली जो प्लांट्स के ऊपर, जो प्लांट्स की टहनियों के ऊपर उगने वाले जो हैं छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, दोज आर नोन एज एपीफाइट्स, ठीक है। उसके अलावा क्रीपर्स यहाँ पर पाए जाते हैं, राइट। तो यहाँ जो है सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की है, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है बिकॉज तीनों स्टेटमेंट सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी एंड द पीपल यूज टू बी नोमैडिक हर्डर्स। द अबव statement best describes which of the following regions? African savanna, Central Asian steppe, North American prairie and Siberian tundra, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बी करेक्ट। देखिए जो सेंट्रल एशियन स्टेपी क्लाइमेट होता है वहाँ पर क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, रेनफॉल बहुत कम होती है। और पहले के ज़माने में जो वहाँ के लोग थे, दे यूज टू बी नोमैडिक हर्डर्स, दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर एनिमल्स, ठीक है। तो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिल्कुल सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द यूजफुलनेस ऑफ बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द शुगर इंडस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? Bagasse can be used as biomass fuel for the generation of energy. Molasses can be used as one of the feedstocks for the production of synthetic chemical fertilizers. And molasses can be used for the production of ethanol. ठीक है, तो इनमें से हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज पहला और तीसरा, दूसरा गलत है। देखिए बैगेस जो है उसको बिल्कुल जो है एनर्जी के जनरेशन के लिए जो है बायोमास फ्यूल के फॉर्म में यूज़ करते हैं। देखिए शुगर केन अल्कोहल जो है, इथेनॉल जो है वो एक अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है जो कि शुगर केन जूस, बैगेस और मोलासिस के फर्मेंटेशन से बनता है। ये क्लीन होता है, अफोर्डेबल है, लो कार्बन बायोफ्यूल है, ठीक है। मोलासिस को एथेनॉल के लिए यूज़ करते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, लेकिन मोलासिस को एज अ फीड स्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। इट इज़ नॉट यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। सो ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट्स, रोटेशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अब इनमें से किन किन फैक्टर्स की वजह से अर्थ के सरफेस पर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल रेडिएशन की वजह से अर्थ के सरफेस पे चेंज आता है, जियोथर्मल एनर्जी की वजह से आता है, ग्रेविटेशन की वजह से आता है, मूवमेंट जो होता है प्लेट्स का, टेक्टोनिक प्लेट्स का, उसकी वजह से आता है, अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से आता है। तो हियर ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया? इंजीनियरिंग, पेपर, पल्प, टेक्सटाइल्स और थर्मल इंडस्ट्री। देखिए इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वाटर विड्रॉल होता है वो एग्रीकल्चर के लिए होता है, ठीक है। बहुत कम अमाउंट जो होता है, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है। जस्ट 3% ऑफ द एनुअल वाटर विड्रॉल इज़ फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पसेस। अब इंडस्ट्री में भी थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो 88% वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है। जो कोल जला के जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, वो 88% जो है ये पानी जो है थर्मल पावर प्लांट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद में थोड़ा बहुत जो है 5% जो है दैट इज़ कंज्यूम्ड बाय इंजीनियरिंग, ठीक है। पेपर और पल्प इंडस्ट्री जो है 2.26% कंज्यूम करता है, टेक्सटाइल जो है 2.07% कंज्यूम करते हैं, थर्मल पावर 88% कंज्यूम करता है, ठीक है। तो ईयर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर्स इन डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉस? ठीक है, देखिए आपको पता है इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, टाइनी लीव्स और नो लीव्स एंड थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। इनमें से हमको करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं। देखिए जो डेजर्ट रीजन का वेजिटेशन होता है उसे ज़ेरोफाइटिक बोलते हैं, ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन होता है वो, ठीक है। ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन का मतलब कि बिल्कुल कम पानी में भी यहाँ पर प्लांट्स जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। इन प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक तो रूट्स बहुत लंबी होती हैं, क्योंकि ज़मीन में पानी बहुत नीचे होता है तो इनकी रूट्स पानी की तलाश में काफ़ी नीचे तक जाती हैं, ठीक है। लीव्स बहुत हार्ड होती है, वैक्सी होती है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बार्क जो होता है इनका वो बहुत थिक होता है, लीव्स की जगह थॉर्न्स होते हैं ताकि वाटर लॉस जो है वो कम हो, जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो कम हो। लीव्स या तो बहुत कम होती है और होती भी हैं तो बहुत छोटी होती हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो हियर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। कैक्टस आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है, पाइनएप्पल एंड थॉर्न्स, ठीक है, जो कांटेदार पेड़ होते हैं। सो दीज आर द ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन फाउंड इन डेजर्ट एरियाज, राइट। तो ये जो है हमने ज्योग्राफी के सारे 2013 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कवर कर लिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ ऑफ 2014, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप हमारी ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
first question is with reference to Changpa community of India, consider the following statements. They live mainly in the state of Uttarakhand. First question. ठीक है. Second is they rear pashmina goats that yield fine wool and they are kept in the category of scheduled tribes. तो इनमें से हमको ये बताना है स्टेटमेंट्स कौन कौन से करेक्ट हैं. ठीक है. तो बिल्कुल चांगपा कम्युनिटी जो है दैट इज़ अ सेमी नोमैडिक ट्राइब. ठीक है. सेमी नोमैडिक ट्राइब है. ठीक है. एंड इट बिलोंग्स टू तिब्बतन रीजन. ठीक है. तिब्बतन पीपल होते हैं ये. ठीक है. कहाँ पर पाए जाते हैं इंडिया में? इंडिया में मेजरली ये लद्दाख जो है, ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है, इन दो रीजन्स में पाए जाते हैं. तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है बिकॉज दे आर नॉट फाउंड इन उत्तराखंड बट इन लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर. तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया. दूसरा है दे रियर द पश्मीना गोट्स दैट यील्ड फाइन वूल. तो बिल्कुल जो पश्मीना गोट्स हैं उनको चांगरा गोट्स बोला जाता है. चांगरा गोट्स. ठीक है. ये पश्मीना वूल के लिए बहुत फेमस है. पश्मीना फाइबर जो है बहुत रेयर और बहुत ज़्यादा प्राइस्ड फाइबर होता है, वो बिल्कुल रेयर करते हैं. दैट इज़ वेल ऑल्सो फाइन. दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. ठीक है. और ये जो है स्केड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में आते हैं. 1989 में इनको स्केड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में डाला गया था. तो तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो यह ऑप्शन बी इज़ करेक्ट बिकॉज फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट. इनको उत्तराखंड में नहीं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स. Vegetative propagation produces clonal populations. It helps in eliminating the virus and it can be practiced most of the year. ठीक है. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं लाइक उनकी बड्स हो गई या लीव्स हो गई या स्टेम हो गई, उससे जो है क्लोनल पॉपुलेशन सेम जो है सेम टाइप की पॉपुलेशन जो है प्रोड्यूस की जाती है. तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. वायरस को एलिमिनेट करने में ये हेल्प करता है. ठीक है. दैट इज इनकरेक्ट क्योंकि अगर एक बार वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो है वायरस वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया तो वायरस जो है वो यूजुअली लाइफ टाइम तक जो है वो प्लांट उससे इन्फेक्टेड रहता है. सो दैट इज इनकरेक्ट. ठीक है. द थर्ड इज कि हाँ कभी भी किसी भी समय पे कटिंग्स, ट्यूबर्स, बल्ब्स, रनर्स के थ्रू जो है इनको जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है. तो दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. तो पहला और तीसरा सही है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, मानसून क्लाइमेट एंड ऑल ऑफ द अबव क्लाइमेट्स. ठीक है. तो ये सिंपल सा है कि मानसून टाइप क्लाइमेट जो है उसमें क्या होता है, सीजनल कैरेक्टर जो है सीजनल रिवर्सल होता है विंड्स का. ठीक है. समर सीजन में जो मॉइस्ट एयर है, वार्म एयर जो है मॉइस्ट एयर वो लैंड की तरफ बहती है जिसकी वजह से जो है एडजेसेंट रीजन्स में रेनफॉल होती है अच्छे अमाउंट में. एंड विंटर रीजन्स में हाई प्रेशर कंडीशन जो होती है लैंड पे होती है और जो ओशनिक रीजन है वहाँ पर लो प्रेशर कंडीशंस होती है. तो हवाएं जो है लैंड से सी की तरफ बहती है. तो सीजन के अकॉर्डिंग जो है विंड्स का जो है रिवर्सल हो जाता है. मानसून टाइप क्लाइमेट आपको किस किस रीजन्स में मिलेगा? तो लाओस, कंबोडिया, कुछ हद तक वियतनाम, ठीक है, साउथ चाइना, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड. इन वाले रीजन्स में जो है ये सीजनल जो आपको जो मानसून टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा. ठीक है. समर में ऑन शोर जो है शोर की तरफ बहने वाली जो वेट मानसून विंड्स मिलेंगी और विंटर्स में आपको लैंड से समुद्र की तरफ बहने वाली ऑफ शोर जो है ड्राई विंड्स मिलेगी. ठीक है. इसका रीज़न क्या है? आपको पता है कि गर्मी में बिकॉज ऑफ द एपरेंट मूवमेंट, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, बिकॉज ऑफ द एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन टुवर्ड्स द नॉर्थ क्या होता है कि लैंड पे बेसिकली लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है. समुद्र को या पानी को जो है गर्म होने में भी टाइम लगता है, ठंडे होने में भी टाइम लगता है. तो लैंड पे तो कंपैरेटिवली लो प्रेशर हो जाता है. जो है समुद्र में या पानी पर हाई प्रेशर रहता है. तो हाई प्रेशर की वजह से जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में ब्लो करती है. साथ में क्योंकि वो ओशन के ऊपर से बह रही है, समुद्र के ऊपर से बह रही है, तो दे टेक द मॉइस्चर विद देम एंड कॉज रेन. विंटर्स में क्या होता है, यही जो लैंड है ये फटाफट ठंडी होती है बिकॉज लैंड को कम टाइम लगता है गर्म और ठंडा होने में. तो विंटर्स में लैंड पर हाई प्रेशर कंडीशन हो जाती है लेकिन समुद्र का पानी जो कि इतने टाइम में गर्म हुआ है वो कंपैरेटिवली गर्म रहता है. तो लो प्रेशर कंडीशंस होती है और हवाएं जो हैं वो लैंड से सी की तरफ बहती हैं. ठीक है. तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा. द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मानसून टाइप क्लाइमेट. तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट. अब कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, अब इसमें बताना है कि इनमें से कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड हैं. कार्डमम हिल्स कोरोमंडल कोस्ट पे है, कैमूर हिल्स कोंकण कोस्ट पे है, महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया में है और मिक्किर हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है. ठीक है. तो जो कार्डमम हिल्स है वो केरला और साउथ वेस्ट तमिलनाडु में लोकेटेड है. ठीक है. और ये जो है साउथ वेस्टर्न साइड पे आती है. साउथ वेस्टर्न साइड जो है वो बेसिकली मालाबार कोस्ट वाला जो रीजन है वो जो है वहाँ पर आती है. तो ये ऑप्शन जो स्टेटमेंट जो पहला पेयर है वो गलत है. ठीक है. कैमूर हिल्स की बात करें तो विंध्या रीजन का पार्ट है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार वाले रीजन में आती है. तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. महादेव हिल्स बिल्कुल सेंट्रल इंडिया में आती है, बिल्कुल ठीक है. मध्य प्रदेश जो है हमारा सेंट्रल इंडिया का वहाँ पर ये लोकेटेड है. ठीक है. सतपुरा रेंज का एक पार्ट है.
एंड मिकिर हिल्स की अगर हम बात करें तो मिकिर हिल्स बिल्कुल ठीक है, जो असम की काजीरंगा पार्ट जो है वो मिकिर हिल्स के पार्ट में एरिया में ही आता है। कार्बी प्लेट्यू जो है, कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू जो है उसका पार्ट ये बनाती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोकेटेड है। सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज द पेयर 3 and 4 आर करेक्ट, पहला और दूसरा गलत है। ठीक है, सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, बराक, लोहित एंड सुबानसिरी। ये अरुणाचल प्रदेश में से इनमें से कौन कौन सी बहती है, ये क्वेश्चन है। देखिए बराक रिवर जो है वो आपको जो है वो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम इन रीजन से बहती है, अरुणाचल प्रदेश से नहीं बहती है, ध्यान रखिएगा। तो पहली जो रिवर है वो तो गलत हो गई। लोहित रिवर की बात करें, बिल्कुल ये अरुणाचल प्रदेश से ही बहती है और ये जो है ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ईस्टर्न तिब्बत से होती है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में आती है। सुबनसिरी रिवर जो है आसाम और अरुणाचल प्रदेश से बहती है, तिब्बत रीजन से बहती है। तो इट ऑल्सो फ्लोज टू अरुणाचल प्रदेश, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये ध्यान रखिएगा, सुबनसिरी रिवर जो है इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल से कौन कौन से जो हैं आइलैंड सेपरेटेड है, तो ध्यान रखिएगा अंडमान नॉर्थ में और निकोबार साउथ में, इसके बीच में जो है सेपरेट करने वाला है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप जो है वो लोकेटेड है एंड इट इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना माइट हैव इन्फ्लुएंस द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड ग्लेशियल साइकिल्स। तो ये बिल्कुल ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और ग्लेशियल साइकिल्स जो हैं ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी पाए जाते हैं, सेपरेट हुए हैं। ग्लेशियल साइकिल्स की वजह से बार बार इवोल्यूशन हुआ है ऑर्गेनिजम्स का। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। टर्की की बात करें तो टर्की कहाँ पर लोकेटेड है, टर्की किन किन सीज के बीच में लोकेटेड है, तो ऑप्शंस आर ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ स्यूज एंड मेडिटेरेनियन सी एंड गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी। तो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो टर्किश पेनिनसुला है ये 4 सीज से सराउंडेड है। ठीक है, साउथ में है मेडिटेरेनियन सी, वेस्ट में है एजियन सी। ठीक है, जो ऊपर की तरफ जो है ब्लैक सी है। ठीक है, और इस तरफ जो है यूरोपियन और एशियन लैंडमास वाली साइड पे जो है आपको सी ऑफ मारमारा दिखेगा। ठीक है, इधर की तरफ सी ऑफ मारमारा दिखेगा, राइट। तो बेसिकली टर्की जो है आप देख सकते हैं, ऊपर ब्लैक सी है, नीचे मेडिटेरियन सी है, यहाँ पर टर्की लोकेटेड है। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। अगर टर्की की बात करें तो टर्की एक ऐसा कंट्री है जो कि पार्टली एशिया में और पार्टली यूरोप में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है अंकारा। ठीक है, प्रेसिडेंट जो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन साउथ ईस्ट एशिया एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ हमको जो है इसको सेट करना है। तो सबसे ऊपर आता है जकार्ता। जकार्ता जो है इंडोनेशिया का, ठीक है, वो आता है। देन वी हैव हानोई। ठीक है, हानोई जो है वियतनाम में आता है। ठीक है, जो अपने सिंगापुर, सॉरी, उसके बाद में आता है सिंगापुर। ठीक है, देन वी हैव बैंकॉक थाईलैंड। ठीक है, और लास्ट में आता है हानोई वियतनाम वाला। तो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। 3, 4, 1 and 2। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीजन इन न्यूज़ एंड कंट्री। चेचन्या रशियन फेडरेशन का पार्ट है, दारफुर जो है माली का पार्ट है, साउथ वैली जो है इराक का पार्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। देखिए, चेचन्या जो है रशियन फेडरेशन का बिल्कुल पार्ट है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दारफुर जो है इट इज़ नॉट इन माली बट इन सूडान। ठीक है, ये सूडान का पार्ट है। एंड स्वाट वैली जो है ये पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर लोकेटेड है, ना कि इराक में। तो दूसरा और तीसरा तो गलत है, सिर्फ पहला ही सही है। तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है। इसमें जो है आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो अगर ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत। बेसिकली ये ड्रॉट प्रोन एरिया क्या है,
कि जो ड्रॉट का इम्पैक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर पे, लाइफ स्टॉक पे, लैंड और वाटर रिसोर्सेज पे, उसको मिनिमाइज करना, उसको मिटिगेट करना, दैट इज द एम ऑफ ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है ये प्रोग्राम बनाया गया है। नेक्स्ट इज नेशनल वाटर फेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। सो रिमेंबर ये तीनों ही पेयर्स बिल्कुल ठीक नहीं है, सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन प्लैनेट अर्थ, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। वॉल्केनिक एक्शन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद में रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो इनमें से बोला है कि किन किन एक्शंस की वजह से आता है, तो देखिए फोटोसिंथेसिस की वजह से कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होता है, वोल्केनिक एक्शन की वजह से, रेस्पिरेशन की वजह से और ऑर्गेनिक मैटर के डिके की वजह से होता है। ईयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ यू ट्रैवल थ्रू द हिमालयाज यू आर लाइकली टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स नेचुरली ग्रोइंग देयर। ऑप्शंस आर ओक, रोडोडेंड्रन एंड सैंडलवुड, ठीक है। तो ओक ट्रीज आपको मिलेंगे, रोडोडेंड्रन्स मिल जाएंगे जो कि टेम्परेट फॉरेस्ट का एक जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। सैंडलवुड जो है वो आपको मॉनसून फॉरेस्ट या जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट जो होते हैं या ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं, उन रीजन्स में सैंडलवुड उगता है, ठीक है। कहाँ पे उगता है इंडिया में? वेस्टर्न घाट्स वाला जो रीजन है, डेक्कन प्लेट्यू वाला जो रीजन है, नदर्न प्लेन्स वाला रीजन जो है, हिमालयस की फुटहिल्स जो है वहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो सैंडलवुड इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि हिमालयाज में आप ऊपर जाएंगे तो मिलेगा, तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स रिलीज बाय द स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। चारों ही सही है, ये सारे ही चारों पोल्यूटेंट्स हैं जो कि स्टील इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज recently a series of uprising of people referred to as Arab Spring originally started from Egypt, Lebanon, Syria and Tunisia। देखिए जो अरब स्प्रिंग जो है, ठीक है, ये बेसिकली सिविल वॉर की एक सीरीज थी, ठीक है, जो कि 18 दिसंबर 2010 को स्टार्ट हुई। कहाँ से स्टार्ट हुई ध्यान रखिएगा, टूनिशिया से स्टार्ट हुई थी, तो यार ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू two non-conventional energy resources called coal bed methane and shale gas, consider the following statements. Coal bed methane is the pure methane gas extracted from coal seams. Shale gas is a mixture of propane and butane only that can be extracted from fine-grained sedimentary rocks. In India, abundant coal bed methane sources exist, but so far no shale gas sources have been found. ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि कोल बेड मीथेन क्या है। कोल बेड मीथेन एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, एंड इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, और ये कोल सीम से मिलता है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, राइट। शेल गैस की बात करें तो शेल गैस जो है नेचुरल गैस ही होती है, जो कि शेल फॉर्मेशंस जो हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है शेल्स, ठीक है, जिनको जो कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में रिच होती है, वो जो है पाई जाती है, राइट। शेल गैस जो है ये मेजरली नेचुरल गैस है और इसमें मेथेन का कॉम्बिनेशन होता है, तो पहला तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेकंड जो है प्रोपेन ब्यूटेन नहीं, इसमें जो है मेथेन का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। सो थोड़े बहुत हाइड्रोकार्बन्स होते हैं प्रोपेन ब्यूटेन, लेकिन मेजर मिक्सचर होता है मेथेन का, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इंडिया में जो है अबंडेंट कोल बेस्ड मेथेन जो है एग्जिस्ट करते हैं, पर शेल गैस सोर्सेज नहीं है, बिल्कुल गलत है। कोल बेड मेथेन सोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन शेल गैस सोर्सेज भी हैं, 6 बेसिन्स हैं। वो 6 बेसिन्स कौन कौन से? एक तो गल्फ ऑफ कैम्बे जो गुजरात में है, खंबाट जो गल्फ ऑफ खंबाट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इस रीजन में पाया जाता है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में जो असम अराकन वाला जो रीजन है, असम अराकन रीजन, वहाँ पर पाया जाता है। सेंट्रल इंडिया में जो गोंडवाना रीजन है वहाँ पर पाया जाता है। ईस्ट कोस्ट में जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, ठीक है, वहाँ पर पाया जाता है, राइट। जो इंडो गैंगेटिक बेसिन है वहाँ पर पाया जाता है। तो इन 6 रीजन्स में आपको कावेरी ऑनशोर में पाया जाता है, ठीक है, एक है कावेरी ऑनशोर। इन 6 रीजन्स में आपको जो है शेल गैस के बेसिन्स देखने को मिलेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है पार्शियली करेक्ट है बट पार्शियली इनकरेक्ट है, तो ईयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट इज कुछ रीजन्स दिए हुए हैं और वो उसमें बताया गया है कि ये कुछ किस चीज़ के लिए फेमस है। तो किन्नौर इज फेमस फॉर अरिका नट, मेवात इज फेमस फॉर मैंगो एंड कोरोमंडल इज फेमस फॉर सोयाबीन। देखिए किन्नौर जो है वो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, एंड वहाँ जो है बेसिकली
आपको जो हैं और के जो ऑर्चर्ड्स हैं वो बेसिकली मिलेंगे किन्नौर रीजन में। अरिका नट जो है वो बेसिकली आपको कर्नाटक, सदर्न पार्ट से इंडिया के, कर्नाटका, केरला स्पेशल और नॉर्थ ईस्ट का असम, यहाँ पर मिलेंगे, न कि किन्नौर में। तो दिस इज इनकरेक्ट, पहला जो है पेयर गलत है। मेवात रीजन जो है वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है। यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, मैंगो के लिए फेमस नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। कोरोमंडल की बात करें तो कोरोमंडल तमिलनाडु रीजन में है। यहाँ पर जो है आपको राइस, पल्सेस, पीनट्स, शुगर केन, कॉटन मिलेगा, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तीनों ही इनकरेक्ट हैं। सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लास्ट इज NH4, NH6 एंड NH15। हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप हमारी ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2015 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं, PYQs देखते हैं। तो पहला है, इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन्स इन ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड साइक्लोन्स डू नॉट ओरिजिनेट, व्हाट आर द रीजंस। पहला है, द सी सरफेस टेम्परेचर्स आर लो, intertropical convergence zone seldom occurs, Coriolis force is too weak and absence of land in those regions। देखिए साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में सब जो है साइक्लोन्स बहुत रेयर होते हैं, नहीं ओरिजिनेट करते हैं। उसका रीज़न यही है कि उस एरिया में जो है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन नहीं पहुंच पाता। देखिए इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है एक लो प्रेशर एरिया है, ठीक है। एंड लो प्रेशर जो है वहाँ पर नहीं बन पाता है, एंड साइक्लोन्स आर लो प्रेशर स्टॉर्म्स, राइट। तो जब लो प्रेशर ओरिजिनेट नहीं होगा तो लो प्रेशर स्टॉर्म्स भी ओरिजिनेट नहीं हो सकते, एंड इसी वजह से जो है साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन्स में जो है साइक्लोन्स ओरिजिनेट नहीं होते। सो हियर द ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है हमारा, दैट इज़ 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है ईस्टर्न साइड में। वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, जो कि गुजरात में लाई करता है। तो यानी कि गुजरात मेक्स द वेस्टर्न मोस्ट एज, वेयर एज अरुणाचल प्रदेश मेक्स द ईस्टर्न मोस्ट एज। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है वो होता है अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट। द ऑप्शंस आर द अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, convergence of two equatorial currents, difference in salinity of water and occurrence of belt of calm near the equator। ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो एज यू ऑल नो, जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट इस तरीके से जो है सर्कुलर जो है रोटेट करती है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, व्हाट हैपन्स, द वाटर ड्यू टू अर्थ रोटेशन पाइल्स आउट ऑन द ईस्टर्न साइड, ठीक है। अब ईस्टर्न साइड में अगर वो इकट्ठा हो जाएगा तो देयर विल बी a high level of water on the eastern edge, whereas the low level of water on the western edge। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्लोप क्रिएट हो जाती है, स्लोप जो है उसको बैलेंस आउट करने के लिए ईस्ट टू वेस्ट जो है पानी फ्लो करता है, एंड दैट इज वाई इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो है वो फ्लो करता है। सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिकॉज ऑफ द रोटेशन इक्वेटोरियल काउंटर करंट फ्लोज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एंड लोकेशन, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है श्री सेलम नलमला हिल्स में लोकेटेड है, ओमकारेश्वर सतमाला हिल्स में लोकेटेड है, पुष्कर महादेव हिल्स में लोकेटेड है, ठीक है। अब इनमें से ये बोला गया है कि इनमें से कौन से पेयर्स जो हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं, ठीक है। तो देखिए श्री सेलम की अगर हम बात करें तो श्री सेलम जो है वो भगवान मल्लिकार्जुन जो है उनकी पिलग्रिम साइट है, ठीक है। और ये नल्लामल्ला हिल्स में ही लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में, ये ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में। तो पहला जो है पेयर वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ओमकारेश्वर की बात करें तो ओमकारेश्वर जो है, ठीक है, वो मध्य प्रदेश में मंधाता हिल्स में लोकेटेड है। कहाँ पर, मंधाता हिल्स, सतमाला हिल्स में नहीं, मंधाता हिल्स में, ठीक है। तो मंधाता हिल्स में मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो ओमकारेश्वर जो है इसका जो ऑप्शन है ये पेयर जो है ये इनकरेक्ट है। पुष्कर की अगर हम बात करें तो पुष्कर इज लोकेटेड इन महादेव हिल्स, एज यू ऑल नो पुष्कर इज लोकेटेड इन राजस्थान, ठीक है, और महादेव हिल्स हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। पुष्कर जो है आपको पता है कि ब्रह्म देवता का, ब्रह्म भगवान का जो है, ब्रह्मा जी का जो है यहाँ पर एक मंदिर है पुष्कर लेक के किनारे, ये लोकेटेड है। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट पेयर पूछा है तो ओनली वन पेयर, फर्स्ट पेयर इज करेक्ट। तो यार ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स। रिवर्स दी हुई है वंसाधरा, इंद्रावती, प्रणहता और पेन्नार। अब इनमें से बोला है कि कौन कौन सी
रिवर्स जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है केवल और केवल इंद्रावती और प्रणिता, दीज टू रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब थोड़ा सा गोदावरी के बारे में जान लेते हैं। तो गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एज यू ऑल नो। इसे दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, किन किन स्टेट से फ्लो करती है? तो महाराष्ट्र से फ्लो करती है, तेलंगाना से फ्लो करती है, आंध्र प्रदेश से फ्लो करती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स, कर्नाटका और पुदुचेरी से। ठीक है, उसके बाद में ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो एज यू ऑल नो इसका ओरिजिन होता है त्रिम्बकेश्वर से, त्रिम्बकेश्वर से। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो त्रिम्बकेश्वर है वहाँ से ये निकलती है। अब इसकी जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हैं उसमें धरना, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्रणिता, कान्हा, पेंच और इंद्रावती नदी आती है। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बहुत ज़्यादा नहीं है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आती है प्रवरा, मूला, मंजरा, पेदावगु और मानेर। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज आती है। अब देखिए वंसाधरा इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी। दोनों में लेफ्ट बैंक राइट बैंक दोनों ही ट्रिब्यूटरीज में वंसाधरा नहीं आती है। ठीक है, इंद्रावती जो है दैट इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। प्रणिता जो है दैट इज ऑल्सो अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेकिन पेनार इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। तो ईयर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। Now let's move on to the next question. In India, the steel production industry requires the import of saltpetre, rock phosphate, coking coal या all of the above. ठीक है, तो इनमें से किस चीज़ का इंपोर्ट जो है स्टील के लिए किया जाता है? तो प्लीज़ रिमेंबर कोकिंग कोल जो है, इंडिया में गुड क्वालिटी का कोकिंग कोल नहीं मिलता है, तो कोकिंग कोल जो है उसके इंपोर्ट के लिए जो उसका इंपोर्ट किया जाता है स्टील प्रोडक्शन के लिए। सॉल्टपेट्रे का केमिकल फॉर्मूला होता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, ये पोटेशियम नाइट्रेट जो है इट इज़ नॉट यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। इसको जो है यूज़ किया जाता है फॉर द फर्टिलाइजर्स, रॉकेट प्रोपेलेंट्स, फायरवर्क्स, इसमें सॉल्टपेट्रे का यूज़ होता है। ठीक है, जो गन पाउडर होता है, जो बारूद होता है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है। रॉक फॉस्फेट भी फर्टिलाइजर्स के लिए ही यूज़ किया जाता है, जैसे कि सॉल्टपेट्रे किया जा रहा है वैसे ही। ठीक है, अब इंडिया में जो कोल मिलता है आई हैव टोल्ड यू दैट इज़ ऑफ नॉन कोकिंग क्वालिटी, इसलिए कोकिंग कोल को इम्पोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और इंडिया का 70% जो स्टील प्रोड्यूस होता है उसमें कोकिंग कोल का यूज़ होता है। तो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, नॉट ऑल ऑफ द अबव। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The wind which blows between 30 degree north and 60 degree south latitudes throughout the year are called westerlies. The moist air masses that cause winter rains in the northwest region of India are westerlies. ठीक है, इनमें से हमको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने। देखिए वेस्टर्लीज क्या होते हैं। दिस इज अर्थ, ठीक है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 30 डिग्री है नॉर्थ में, ये 60 डिग्री नॉर्थ में, दिस इज द पोल्स। सिमिलरली ये 30 डिग्री साउथ है, ये 60 डिग्री साउथ है और ये 90 डिग्री साउथ है। तो 0 से 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में विंड्स जो हैं वो ईस्ट की तरफ से आती हुई अपीयर होती है। ठीक है, और वेस्ट की तरफ जाती हुई अपीयर होती है। तो दीज विंड्स आर कॉल्ड ईस्टर्लीज या ट्रेड विंड्स जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, 30 to 60 डिग्री नॉर्थ और 30 to 60 डिग्री साउथ जो है, इन दोनों पार्ट्स में जो है जो हवाएं होती हैं दे अपीयर टू बी मूविंग फ्रॉम वेस्ट लाइक दिस। ठीक है, दीज आर नोन एज वेस्टर्लीज। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है वो किस तरीके से लिखा हुआ है, वर्ड प्ले किया गया है। यहाँ पर 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ का एक्सटेंट दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक्सटेंट दिया हुआ है। यहाँ पर जो हवाएं बहती है वो सारी वेस्टर्लीज है नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है, ये स्टेटमेंट जो है पहला गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो मॉइस्ट एयर मासेस जो कि विंटर रेंज या मावट कॉज करती है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया में, वो वेस्टर्लीज का पार्ट है, वो बिल्कुल ठीक है। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होता है मेडिटेरेनियन सी पे, जिन्हें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी हम बोलते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो 7th का आंसर है ऑप्शन बी। राइट,
Next question is in a particular region of India, the local people train the roots of living trees into robust bridges across the streams. As the time passes, these bridges become stronger. These unique living root bridges are found in. देखिए करंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम एंड अगेन इस टाइप की फोटोज जो है वो आती है, तो ध्यान रखिएगा. मेघालय में जो है रूट्स को बाइंड करके आपस में जो है उनको गूंथ कर जो है ब्रिजेस बनाए जाते हैं पेड़ों की रूट से. लिविंग रूट ब्रिजेस इन्हें बोला जाता है, एंड दैट इज फाउंड इन मेघालय. ठीक है, नॉट इन हिमाचल प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु. ठीक है, सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज tides occur in the oceans and seas due to which among the following? Gravitational force of sun, gravitational force of moon and centrifugal force of earth. ठीक है, देखिए एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, तीनों ही बिल्कुल ठीक है. सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और अर्थ के अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है. देखिए अर्थ के रोटेशन की वजह से दो तरीके के फोर्स लगते हैं, एक तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बैलेंस आउट करने के लिए बाहर की तरफ लगता है. तो ये तीनों ही फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द टाइड्स इन ओशंस एंड सीज. तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यूज? ऑप्शंस है असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एक्सप्लोरेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रैफिक स्टडीज. ठीक है, ये 5 आपको जो है इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं. ठीक है, अब इसमें से बताना है कि किन किन चीज़ों के लिए इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है. तो इसमें जो है पहले 3 फैक्टर्स जो हैं, असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज और मिनरल एक्सप्लोरेशन, इन तीनों के लिए जो है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है. टेलीकम्युनिकेशन और ट्रैफिक पर्पसेस के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स यूज़ होते हैं, न कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स. ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो बिल्कुल ठीक है. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. अब 11th क्वेश्चन जो है नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहाँ पर आपको स्टेट्स, आपको जो है 3 स्टेट्स दिए हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम. ठीक है, इनमें से ये पूछा है कि ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं. ठीक है, तो देखिए इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स और वेस्टर्न घाट्स का जो विंडवर्ड साइड है वहाँ पर आपको ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे. हिमाचल प्रदेश इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बोथ ऑफ द रीजन्स, so it is not in Himachal Pradesh tropical wet evergreen forests are not found. तो here option C is correct. अब ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये जो है वेस्टर्न घाट्स की जो विंडवर्ड साइड है वहाँ पर पाए जाते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र के रीजन में. उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड्स यहाँ पर भी पाए जाते हैं. ठीक है, ये उन एरियाज में पाए जाते हैं जो कि हॉट भी हैं और ह्यूमिड भी हैं. यहाँ पर प्रेसिपिटेशन जो है उसका एक्सटेंट 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होता है. ठीक है, मीन एनुअल टेम्परेचर इज ऑलवेज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होते हैं. ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 80% यहाँ पर ह्यूमिडिटी लेयर होता है. ठीक है, ट्रीज जो हैं वो 60 मीटर की हाइट से भी ज़्यादा उगते हैं. कैनोपी बिल्कुल कवर्ड होती है, ऊपर से देखने पर ग्राउंड नहीं दिखता है, ट्रीज बिल्कुल पास पास नज़र आते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की जो है कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, तो आपको जो है मीरा याद रखना है, ये निमोनिक याद रखना है, मोहगनी, एबगनी, ठीक है, रोजवुड एंड एनी. ठीक है, ये 4 पेड़ जो हैं तो मेजरली ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. ठीक है, बहुत सारी बड़ी बड़ी एनिमल स्पीसीज लाइक एलिफेंट्स, मंकीज, डियर, ये सब भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है अच्छी बायोडाइवर्सिटी इनकी मिलती है. सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरेनियन सी? ठीक है, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल. ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं. देखिए मेडिटेरेनियन सी जो है, ठीक है, उससे इनमें से एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि मेडिटेरेनियन सी में नहीं खुलती है, जिसकी बाउंड्री मेडिटेरेनियन सी से नहीं मिलती है. ठीक है, तो रिमेंबर दैट जॉर्डन की जो बाउंड्री है इट डज नॉट मीट विद मेडिटेरेनियन सी. ठीक है, इसके जो है एक तरफ जो है मेडिटेरेनियन सी की साइड से इसके पास में जो है सीरिया और इजराइल लगते हैं, एंड दैट इज़ वाई जॉर्डन इज़ टोटली लैंडलॉक्ड. ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. ठीक है, कौन कौन सी बहुत सारी कंट्रीज जो है मेडिटेरेनियन सी के साथ में जो है अपनी बाउंड्री बनाती है, उसमें जो है अल्बेनिया है, अल्जीरिया है, ठीक है, बोस्निया हर्जिगोविना है, ठीक है, उसके बाद में क्रोएशिया है, सिप्रस है, ठीक है, फ्रांस, ग्रीस, इजिप्ट, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनीग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, टूनीसिया, टर्की,
सीरिया, ये सारी जो कंट्रीज हैं दे फॉर्म अ बॉर्डर विद मेडिटेरेनियन सी, जॉर्डन डज नॉट। ठीक है, सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक अ डोमिनेंट ट्री स्पीसीज। ठीक है, टीक जो है इनमें से किस फॉरेस्ट की एक डोमिनेंट ट्री स्पीसीज है, तो आपको ध्यान रखना है ट्रॉपिकल जो अपने पास में मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं उनकी जो है डोमिनेंट ट्री स्पीसीज है टीक। ठीक है, ये फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, सह्याद्रीज जो हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है इंडियन पेनिनसुला का, हिमालयाज की फुटहिल्स जो हैं वहाँ पर टीक और साल पेड़ ही पाए जाते हैं, तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में ये पाए जाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, each day is more or less the same. The morning is clear and bright with a sea breeze. The sun climbs high in the sky, heat mounts up, dark skies, clouds form, then rain comes with thunder and lightning, but the rain is soon over. ये इनमें से किस रीजन की कैरेक्टरिस्टिक है? ठीक है, सवाना, इक्वेटोरियल, मानसून या मेडिटेरेनियन। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये आपको ध्यान रखना इक्वेटोरियल क्लाइमेट की है, जो इक्वेटर के पास में 5 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, हमेशा टेम्परेचर जो है वो थ्रू आउट द ईयर सेम सा रहता है, हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर रहता है। ठीक है, दिन के समय जो है सुबह सुबह जो है धूप निकलने के बाद में जब ऐसे ऐसे सूरज ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे जो पानी है वो गर्म होता है, उसकी वजह से वो मॉइस्चर में कन्वर्ट होता है, ऊपर जाता है हवा के साथ में, गर्म हवा हल्की हवा के साथ में ऊपर जाता है, देन क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, दे कॉज रेन इन द कॉज टॉरेंशियल रेन फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड दिस रिपीट्स एवरी डे। तो इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, अपने पास में जो सवाना टाइप का क्लाइमेट है, जैसे सूडान टाइप क्लाइमेट भी बोलते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली एक ट्रांजिशनल टाइप का क्लाइमेट है जो कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और ट्रेड विंड हॉट डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। जो अफ्रीका में सूडान है उसका जो क्लाइमेट है वो इसको बेस्ट सूट करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पर जो है पूरे साल जो है 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रहता है। ठीक है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट जो विंड का सीजनल रिवर्सल होता है, हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था, ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि मॉनसून टाइप क्लाइमेट जो है वो सीजनल रिवर्सल वाला क्लाइमेट है। ठीक है, जो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के पार्ट, साउथ चाइना, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जो है मॉनसून टाइप क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम ऑलरेडी जो है ऊपर के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट जो है, ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास का जो क्लाइमेट है उसको डिस्क्राइब करता है। यहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में वैरी करता है। ठीक है, सेंट्रल चिली का जो पार्ट है वो मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट ही है। ठीक है, समर्स जो है वो वार्म और ब्राइट होती है, जबकि विंटर्स माइल्ड और कूल होती है, और यहाँ पे विंटर रेनफॉल देखने को मिलती है। तो मैंने आपको सारे टाइप के क्लाइमेट जो है उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस फॉर 2015 दैट केम फ्रॉम द ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस, द PYQs फ्रॉम 2016। हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप हमारी ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2016 का पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ फेमस प्लेसेस दी हुई है और किस रीजन में वो लोकेटेड है ये बताए गए हैं। तो पहली है बोधगया, बाघेलगढ़ में लोकेटेड है, खजुराहो बुंदेलखंड में लोकेटेड है, शिरडी विदर्भ में है, नासिक जो है मालवा में है, और तिरुपति जो है रायलसीमा में। अब बताना है कि इनमें से कौन कौन से पेयर्स जो हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक है, तो खजुराहो की अगर हम बात करें तो खजुराहो जो है वो बेसिकली खजुराहो टेम्पल जो है मॉन्यूमेंट्स का एक ग्रुप है जो कि 950 से 150 CE में जो है चंदेला डायनेस्टी ने के रूलर्स द्वारा बनाया गया था। ये कहाँ पर लोकेटेड है, बुंदेलखंड में लोकेटेड है। इट इज़ करेक्टली बिल्कुल सही है ये। ठीक है, अगर हम बोधगया की बात करें तो बोधगया एज यू ऑल नो कि ये जो है बिहार के गया रीजन में लोकेटेड है, जहाँ पर जो है महाबोधि टेम्पल है। सो बाघेलगढ़ रीजन में नहीं, बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, शिरडी की बात करें तो महाराष्ट्र के अहमदनगर में लोकेटेड है ये। ठीक है, विदर्भ रीजन से काफ़ी दूर है, साईं बाबा की जो है नगरी बोला जाता है इसको, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। नासिक की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में लोकेटेड है, कुंभ मेले के लिए लोकेटेड है, कुंभ मेले के लिए फेमस है। तो मालवा में नहीं है, ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, मालवा प्लेट्यू जो है ये हमारा मध्य प्रदेश की तरफ आता है, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तिरुपति बालाजी की अगर हम बात करें तो तिरुपति जो है रायलसीमा जो है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये लोकेटेड है, तो ये भी बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पर दूसरा और पांचवा ही करेक्टली मैच्ड है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। दैट इज ऑल यू नीड टू नो इन दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरी या ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, दिबांग, कामेंग एंड लोहित। इनमें से हमको जो है करेक्ट चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र तिब्बत के रीजन से जो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है।
ठीक है। और जो असम वैली के स्टार्टिंग में ही इससे जो है दिबांग और लोहित नदी आकर मिल जाती है, ठीक है। और सोनितपुर में कामेंग रिवर जो है वो इससे मिलती है। कामेंग रिवर को जिया भोरेली भी बोला जाता है, ठीक है, जिया भोरेली, ठीक है। तो जो है कामेंग रिवर को बोला जाता है। तो ये तीनों ही रिवर्स जो हैं ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, एंड दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Now let's move on to the next question. In which of the following regions of India are shale gas resources found? कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। अब इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन देना है, ठीक है। तो इनमें से बोला शेल गैस रिजर्व। तो अब मैंने आपको जो है अभी हमने जब पहले के क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि शेल गैस के 6 रीजन्स जो हैं हमारे यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। उनमें से कैम्बे बेसिन आता है, एक कावेरी बेसिन जो है वो आता है, कृष्णा गोदावरी रीजन भी आता है, साथ ही गोंडवाना रीजन, ठीक है। उसके अलावा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी इसमें आते हैं। तो ये तीनों ही इसके जो हैं पार्ट्स हैं, शेल रिजर्व्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is with reference to initiative for nutritional security through intensive millets promotion, which of the following statements are correct? The first statement is, this initiative aims to demonstrate the improved production and post-harvest technologies and to demonstrate value addition techniques in an integrated manner with a cluster approach. Second is, poor, small, marginal and tribal farmers have a larger stake in this scheme. An important objective of the scheme is to encourage farmers of commercial crop to shift to millet cultivation by offering them free kits of critical inputs of nutrients and micro irrigation equipment. 3 स्टेटमेंट्स इसमें दिए हुए हैं। अब इनमें से पूछा गया है कि कौन कौन से सही हैं। तो देखिए, जो ये इनिशिएटिव है फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन, ठीक है, INSIMP, ये 2011-12 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, ताकि मिलेट्स को एज न्यूट्री सीरियल्स जो है प्रमोट किया जा सके, ठीक है। तो ये बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है कि ये जो है इम्प्रूव प्रोडक्शन और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को जो है डेमोन्स्ट्रेट करता है, साथ ही जो है वैल्यू एडिशन टेक्निक्स जो हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करता है विद अ क्लस्टर अप्रोच। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इससे पुअर, मार्जिनल, स्मॉल और ट्राइबल फार्मर्स को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, दूसरा भी सही है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसमें जो है क्रिटिकल इनपुट के, जो क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स के और प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स के क्रिटिकल किट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट का कोई भी तरीके का प्रोविज़न इसमें नहीं दिया हुआ है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो है प्रोविज़न इसमें दिया गया है। सो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो ईयर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ 1 and 2 ओनली, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, which of the following states has explored the possibility of constructing an artificial inland port to be connected to sea by a long navigation channel? उस टाइम पे 2016 में करंट का क्वेश्चन रहा हुआ था ये। तो इसमें ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एंड राजस्थान, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश तो हो नहीं सकता बिकॉज अरेबियन सी की यहाँ पर बात हो रही है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको आंध्र प्रदेश इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, छत्तीसगढ़ नहीं है, कर्नाटका नहीं है, राजस्थान इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि राजस्थान की ही ये स्कीम थी कि जालौर में एक आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट बनाया जाए, अरेबियन सी के वाटर को जो है कैनल डिग करके जो है, ठीक है, डिप्रेशंस डिग करके जो है अंदर लाया जाएगा, जिससे कि एक आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट इज रिसेंटली लिंकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज अंडरटेकन, ठीक है। उस समय करंट का क्वेश्चन था कि गोदावरी और कृष्णा नदी जो है, ठीक है, उससे जो है पत्तीसीमा प्रोजेक्ट जो है उसको जो है बनाने की बात की गई थी, राइट। तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन. तो हियर ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है, गोदावरी एंड कृष्णा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. कम्युनिटी समटाइम्स इन द अफेयर्स ऑफ मेंशनड इन द न्यूज़. कुर्द बांग्लादेश में है, मदेसी नेपाल में है और रोहिंग्याज म्यांमार के, ठीक है. तो इसमें से आपको जो है करेक्ट पेयर्स की बात करनी है. तो अगर कुर्दिश लोगों की बात करें तो कुर्दिश जो एक मुस्लिम एथनिक ग्रुप है जो कि मिडिल ईस्ट में है, ठीक है. तुर्की, इराक, ठीक है, तुर्की, इराक, सीरिया, ईरान, आर्मेनिया, इन रीजन्स का जो है यहाँ पर कुर्दिश लोग पाए जाते हैं, ठीक है. मिडिल ईस्ट के 4th लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप हैं, ठीक है. मधेसी की बात करें तो मधेसी जो हैं वो नेपाल से ही रिलेटेड हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग. ये जो हैं इनको तेराईबासी नेपाली भी बोला जाता है, ठीक है. नेपाली लोगों का ही एक ग्रुप है. तो दिस इज़ करेक्ट, फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट. अगर रोहिंग्यास की बात करें तो रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं वो म्यांमार का ही एक जो है एथनिसिटी है, एथनिक ग्रुप है, ठीक है. इनका जो है ऐसे कहा जाता है दीज आर द वर्स्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ इन द वर्ल्ड, ठीक है. रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं वो स्टेटलेस हैं,
तो ईयर ऑप्शन नंबर जो पेयर नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे सी करेक्ट हो गया, 2 and 3 ओनली, क्योंकि कुर्द जो है वो मिडिल ईस्ट में पाए जाते हैं, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो दैट इज ऑल यू नीड टू वी नीड टू डिस्कस in the questions of 2016 from geography point of view. Now let's move on to the next section and that is 2017. ठीक है, 2017 की अगर हम बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मेडिटेरेनियन सी इज़ अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जॉर्डन, इराक, लेबनान एंड सीरिया। अब इनमें से आपको ये बताना है कि मेडिटेरेनियन सी इनसे किन किन से बॉर्डर बनाता है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या जॉर्डन जो है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही, कि जॉर्डन जो है दैट इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री। तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा तो एलिमिनेशन से हम लोग ए और डी को तो रिमूव कर सकते हैं, राइट। अब इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर बनाता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इराक के साथ में मेडिटेरेनियन सी की बॉर्डर नहीं लगती है, ठीक है। इराक के साथ में मेडिटेरेनियन सी की बॉर्डर नहीं लगती है, जॉर्डन के साथ नहीं लगती है, ओनली लेबनान और सीरिया जो हैं, इन 2 कंट्रीज़ के साथ में जो है मेडिटेरेनियन सी की बॉर्डर लगती है। सो हियर ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 states ओनली, वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 states ओनली, पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 lakes ओनली, ठीक है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और उस समय के हिसाब से ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है, बिकॉज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल के साथ में जो है इन रीजन्स में जो है हिमाचल प्रदेश का एक्सटेंशन है। तो ईयर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो 5 states में ही जो है लोकलाइज्ड हैं, ये दूसरा स्टेटमेंट था, तो बिल्कुल गलत है ये भी, क्योंकि 5 states से ज़्यादा लोकेटेड है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 6 states में जो है वेस्टर्न घाट्स का एक्सटेंशन है। तो दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। बिल्कुल पुलिकट लेक जो है 2 states में डिवाइडेड है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। किन किन में है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पे ये लोकेटेड है। 40% इसका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, और बचा हुआ 60% तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। तो अगर क्योंकि खाली 3 करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें ओवरऑल करेक्ट आंसर हो जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to Indian Ocean dipole sometimes mentioned in the news, while forecasting Indian monsoon, which of the following statements is are correct? Indian Ocean dipole phenomena is characterized by the difference in sea surface temperature between the tropical Western Indian Ocean and the tropical Eastern Pacific Ocean. दूसरा स्टेटमेंट है, an IOD phenomena can influence an El Nino's impact on monsoon. देखिए, इंडियन ओशन डाइपोल नाम से पता चल रहा है कि इंडियन ओशन में जो ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिन्स है उनके टेम्परेचर के डिफरेंस को डिनोट किया जाता है इंडियन ओशन डाइपोल से। तो क्या वहाँ पर पैसिफिक ओशन का कोई लिंक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो पैसिफिक ओशन का कोई लिंक नहीं है, इसलिए दिस पहला स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इंडियन ओशन फिनोमिना की वजह, इंडियन ओशन डाइपोल फिनोमिना की वजह से एल नीनियो पे जो है एक इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। सो दैट इज़ वाई सेकेंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अगर नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल है तो उससे ला नीना का फिनोमिना आता है। ला नीना की वजह से जो है इंडिया के अंदर बहुत अच्छी बारिश होती है, मोर देन नॉर्मल रेनफॉल होती है, ठीक है। जबकि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल की वजह से एल नीनो फिनोमिना होता है, ठीक है। एल नीनो फिनोमिना की वजह से इंडिया के रीजन में, ठीक है, इंडिया के मार्जिन में लेस देन नॉर्मल रेनफॉल होती है। तो यार ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्योंकि खाली पहला ही स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज जोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार, ठीक है। ग्रेट निकोबार से कौन सा जो रीजन है वो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है? तो यहाँ पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है कि सुमात्रा जो है, ठीक है, सुमात्रा जो है वो सबसे पास में लोकेटेड है ग्रेट निकोबार के, मात्र 1192 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर, ठीक है। तो सुमात्रा इज़ क्लोजेस्ट। अगर हम लोग बोर्नियो की बात करें तो बोर्नियो थोड़ा ज़्यादा बहुत दूर लोकेटेड है, 2398 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। जावा जो है 1817 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे लोकेटेड है, और श्रीलंका जो है 1437 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे लोकेटेड है, ठीक है। तो सुमात्रा इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू रिवर तीस्ता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। सेकेंड स्टेटमेंट है, रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता। नेक्स्ट है, रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। तो इनमें से आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट की अगर बात करें तो तीस्ता रिवर का ओरिजिन जो है वो कहाँ से होता है? पहुनरी ग्लेशियर जो है, ठीक है, पहुनरी ग्लेशियर से जो है ये लोकेटेड है। ब्रह्मपुत्र का जैसा सेम सोर्स नहीं है। ब्रह्मपुत्र जो है वो माउंट कैलाश के पास में तिब्बत रीजन से जो है चेमा युंगनुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है,
ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। रिवर रंगीत जो है वो सिक्किम में ओरिजिनेट होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सिक्किम की सबसे बड़ी रिवर भी है और रिवर तीस्ता की जो है ट्रिब्यूटरी भी है। तो ये जो है स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ईयर ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट बी 2 इज़ करेक्ट। थर्ड की बात करें तो रिवर तीस्ता जो है, ठीक है, वो जो है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो है जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है बांग्लादेश से पास होती है, बे ऑफ बंगाल में मिलती है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इससे पहले तीस्ता जो है वो वेस्ट बंगाल और सिक्किम से, ठीक है, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से पास होती है। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो ईयर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। खाली 2 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू ट्रैवल बाय रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोट्टायम, what is the minimum number of states within India through which you can travel including the origin and destination? ठीक है, अगर आप कोहिमा से कोट्टायम जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, कोट्टायम कहाँ है? केरला में। कोहिमा कहाँ है? नागालैंड में। तो उसके पहले आपको जो है नागालैंड में कोहिमा से पास स्टार्ट किया आपने, फिर आसाम गए, फिर वेस्ट बंगाल गए, उड़ीसा गए, आंध्र प्रदेश गए। ठीक है, उसके बाद में या तो तमिलनाडु केरला से होते हुए आप जो है वहाँ पहुँचते हैं, या आंध्र प्रदेश से कर्नाटका होते हुए केरला पहुँचते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं जिनके थ्रू आपको पास होना है, तो स्टार्ट करते हैं नागालैंड, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, ये 7 जो है स्टेट से आपको मिनिमम नंबर में पास करना ही पड़ेगा, तभी जाकर जो है आप जो है कोहिमा से कोट्टायम पहुँचेंगे। तो ईयर द करेक्ट ऑप्शन इज 7 एंड हेंस ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम्स इंपॉर्टेंस इन बीइंग अ गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो इनमें से ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बीच में कौन सा अच्छा लिंक जो है वो इस्टेब्लिश करता है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज ए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो तब ये कहाँ पर लोकेटेड है? तमिलनाडु में जो इरोडे डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इरोडे डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर ये लोकेटेड है, और ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है। ठीक है, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसका एक इम्पॉर्टेंट रेंज है ये। ठीक है, ये दूसरे 4 प्रोटेक्टेड एरियाज़ को आपस में जोड़ता है। वो 4 प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन कौन से हैं? एक तो है बिल्लीगिरी रंगा स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है सिगुर प्लेट्यू, ठीक है, सिगुर प्लेट्यू, तीसरा है मुदुमलाई नेशनल पार्क और चौथा है बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, दिस सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में आया था उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, नलामला फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, ये जो है नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का पार्ट है जो कि ईस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। ठीक है, इन नलामला हिल्स में ही अमराबाद टाइगर रिजर्व भी लोकेटेड है। ठीक है, सो दिस कैन नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। नागरहोल नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये कोडागू डिस्ट्रिक्ट जो है, कोडागू और मैसूर डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटक के वहाँ पर लोकेटेड है। इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एलिफेंट और टाइगर्स जो हैं वहाँ पर इनकी पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा मिलती है। सो दिस कैन नॉट ऑल्सो बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश के सदर्न रीजन में लोकेटेड है। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स वाला जो पार्ट है वहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पर लाल चंदन जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मिलता है, राइट। तो ये ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बीच में लिंक नहीं बनाता क्योंकि ये जो है ईस्टर्न घाट्स का पार्ट बनता है। सो हेयर चौथा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होता है, तो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। Next question is direct. At one place in India, if you stand on the seashore and watch the sea, you will find that the sea water recedes from the shoreline a few kilometers and come back to the shore twice a day, and you can actually walk on the sea floor when the water recedes. This unique phenomena is seen at Bhavnagar, Bhimunipatnam, Chandipur and Nagapattinam. ठीक है, तो ये सारी जो फीचर्स हैं ये चांदीपुर बीच जो है उड़ीसा का वहाँ पर है। ठीक है, चांदीपुर बीच को हाइड एंड सीक बीच भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे चला जाता है और फिर जो है एकदम से टाइड्स की वजह से आगे आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चांदीपुर में जो है DRDO का इंटीग्रेटेड रिसर्च रेंज भी है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है इंडिया की, वो इस इंटीग्रेटेड रिसर्च रेंज में ही जो है टेस्ट होती है चांदीपुर में। ठीक है, चांदीपुर क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत रिच जो है सी रिसोर्सेज मिलते हैं, तो फ्रेश सी फूड बहुत ज़्यादा मिलता है। सो ईयर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2017 दैट केम इन द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ईयर एंड दैट इज 2018। हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप हमारी ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।